आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं। शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में और करते हैं सुपरफास्ट शुरुआत। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही आनंदित करने लायक ये सेट है और हर तरह के क्वेश्चन लगभग आपके नजरों के सामने से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। कहता है एक निश्चित धनराशि एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है। रेशियो का क्वेश्चन है। एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5, यानी ए अनुपात बी हो गया मेरे प्यारों 3:5, जबकि बी अनुपात सी हो गया मेरे बहादुरों 2:7। ज्ञात करना है, दिया हुआ है बी का हिस्सा 3500 है, तो वह धनराशि कुल धनराशि। तो कभी भी ए बी बी सी सी ए दिया रहे, ज्ञात कर लेना है ए बी सी। आप रेशियो पढ़े हैं ना, आपको रेशियो में कितना बेहतरीन ढंग से मैंने बताया कि ए बी और बी सी दिया रहे और ज्ञात करना है ए बी सी। तो ऐसी स्थिति में कॉमन कौन है? कॉमन 5 है ऊपर, नीचे कॉमन क्या है? 2 है। मतलब बी कॉमन है, जो ज्ञात करना है उसको पकड़िए, जो कॉमन है उसको पकड़िए और ऊपर वाला ज्ञात करना है तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे वाला ज्ञात करना है ऊपर वाला कॉमन से। ए चाहिए तो ए ऊपर में है 3, तो 3 दूनी 6। बी तो कॉमन ही है, 5 दूनी 10। सी नीचे है तो कॉमन ऊपर 5 है बी, तो 7 5 35। यहाँ पे 6:10:35 का रेशियो आ गया। सी 3500 रुपया है, तो सी रेशियो का नियम क्या कहता है? तुलना गुना करिए। 3500 बी का हिस्सा है, यहाँ बी का हिस्सा कितना है मेरे प्यारों? बी का हिस्सा यहाँ पे हम सभी का 10 है, तो बी की तुलना बी से, बी की तुलना बी से ए क्या ज्ञात करना रहता तो 6 से, सी ज्ञात करना रहता 35 से। टोटल ज्ञात करना है 6 और 10 16, 16 और 35 से 51। 1 0 से 1 0, तिरछा गुना करो 0। 35 से कहें 35 5 बचा 3, 35 5 175 और 3 178, 175 और 3 178। चलिए आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत आराम से बता रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाइए मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 2। मान ले कि 500 और 800 के बीच, 500 और 800 के बीच 12, 16 और 18 से विभाज्य संख्याओं का योग x है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे प्यारों 500 और 800 के बीच कौन कौन संख्या है जो 12, 16, 18 से विभाज्य है? तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे। किसका? 12, 16 और 18 का। एलसीएम निकालने का आसान तरीका है, या तो सोचिए कि वह कौन सी छोटी संख्या है जो दिए गए तीनों संख्याओं से विभाज्य होगा, या तो फिर सहभाज्य फैक्टर में तोड़िए, जैसे 4 3 12। इसको तो तोड़ भी नहीं सकते। 16 9 दूनी 18, एलसीएम 16 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, 16 9 144। अब देखिए कि 500 800 के बीच 144 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। देखो तो क्या कुछ मांग रहा है। 500 800 से कटने वाली कितनी, 500 800 के बीच कितनी संख्याएं जो 144 से कट सकता है? 500 800 के बीच, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, 500 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 144 से, तो 144 से कटने वाला 500 के जस्ट बाद कौन संख्या होगा? तो मुझे लगता है 144 को कम से कम 4 से गुना करते हैं। 4 से गुना करके देखते हैं। 4 चौक 16, 6 बचा 1, 4 चौक 16, 1 17, 7 बचा 1, 4 1 4, 576 पहला संख्या होगा जो ये तीनों से कटेगा। ठीक है, उसके पहले यदि 144 और इसमें घटा दीजिए तो वो 500 से नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 576 हो गया एक संख्या, तो फिर इसमें 144 जोड़िए क्योंकि 144 से कटने वाला होगा। तो अगला होगा हम सभी का 6 4 10 के 0, बचा कितना मेरे प्यारों? बचा 1, 7 4 11 1 12 के 2, बचा 1 5 1 6 और 1 सॉरी 5 6 4 10 के 0, बचा 1 7 और 4 11 1 12 के 2 5 1 720। अब इसमें 144 जोड़ेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा,
720 में 144 जोड़ेंगे तो 800 से बड़ा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 12, 16, 18 के एलसीएम 144 से कटने वाला 500, 800 के बीच दो संख्या हैं। कौन कौन है? 576, 720। तो यही बोल रहा है कि यह x बराबर इसी का योग है, यानी 576 प्लस 720 के बराबर है x। तो x बराबर हो गया 606, 7 2 9 और 7 5 12। तो 1296 हम सभी का हो गया मेरे प्यारों। लेकिन पूछ रहा है कि इसके अंकों का योग क्या होगा। x के अंकों का योग, x के अंकों का योग, तो x के अंकों का योग जोड़ दीजिए। 1 + 2, 1 + 2 + 9 + 6, 9 6 15, 15 2 17, 1 18। अंकों का योग कितना हो जाएगा? 18। बहुत बढ़िया मेरे प्यारों, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जरा ध्यान दीजिए, आराम से आप क्या करिए, एलसीएम निकालिए। 144 से कटने वाला 500 और 800 के बीच दो ही संख्या है, 576 है, 720 है, इसका योग 100 हो गया। तो x के अंकों का योग निकालना है। बढ़िया है, बढ़े आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, आगे बढ़ते चलिए। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः बिंदु x और बिंदु y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। रास्ते पर मिलने के बाद, स्पेशल टाइप ऐसा पढ़ाए थे मेरे प्यारों, रास्ते पर मिलने के बाद बिंदु बाई और बिंदु एक्स तक पहुंचने में ए और बी ने क्रमशः इतना इतना घंटा लिया। ए का चाल दिया हो तो बी की चाल। वीवीआई सुपरस्टार है और ये स्पेशल टाइप मैंने आपको पढ़ाया है। किसमें? आप टाइम डिस्टेंस का कोई वीडियो देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा नोट लिखाता हूं कि जनरली देखिए, समान दूरी तय करने में चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है, चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है मेरे प्यारों। लेकिन मैंने बताया था कि मिलने के बाद का समय दिया रहे, मिलने के बाद का समय दिया रहे, मिलने के बाद का समय दिया रहे, तो चाल हमेशा समय के वर्गमूल के, समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है, 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 समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। मिलने के बाद का समय दिया रहे तो चाल हमेशा समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है, चाल हमेशा समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है, चाल हमेशा समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती। तो ए और बी ने मिलने के बाद क्रमशः कितना कितना समय लिए? मिलने के बाद इसने 5.4 घंटे समय लिए और इसने 2.4 घंटे समय लिए। समय का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारों? चाल होता है। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कट जाएगा। देखिए 2.4 है, 5.4 है, काटिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 से 4 बार में, 6 से 9 बार में, लेकिन वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है, वर्गमूल के विलोमानुपाती। तो मेनली रूप से हम सभी का चाल का रेशियो हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 3, 2:3। चाल का रेशियो हो गया मेरे प्यारों 2:3। चाल का रेशियो 2:3 जब हो गया तो अब समझ में, वर्गमूल के जनरली देखिए जब सेम दूरी रहे तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। लेकिन मेरे प्यारों आप ध्यान रखिएगा, यदि मिलने के बाद का समय दिया रहे तो उसके वर्गमूल के उल्टा, तो पहले हम उलट दिए उसके बाद वर्गमूल कर दिए। तो अब कह रहा है कि ए की चाल 16 है, तो बाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए। 16 ए की चाल है, यहाँ ए की चाल 2 है, बी की चाल निकालना है तो कितना से? 3 से। 2 8 16 8 3 24। अब तो ये बिल्कुल आसान है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हर लेवल का क्वेश्चन आपसे रूबरू मैं करवाता हूं, इसलिए आपसे एक ही विनती है कि आप सभी मेरे प्यारों प्रयास करिए कि सेट देख के आइए, सेट देख के आइए। बहुत बढ़िया निक्कू है अररिया जिला से, परविंदर है, रवि किशन है, रविशंकर है, धर्म है, लगातार सारे बच्चे अलग अलग जगह से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़ते हैं।
बड़ा आनंद आता है आप सभी को पढ़ा के। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चौथा बड़ा ही मजेदार है। टाइम वर्क, ए किसी काम का, टाइम वर्क में स्पेशल इस प्रकार का मैंने बताया, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 6 दिन में, वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेले 8 दिन में पूरा करता है, 8 दिन में। तो सी अकेले उसी काम का 3/4 भाग। ये पिछला बार बड़ा ट्रेंडिंग में रहा था क्वेश्चन, पिछला बार बड़ा ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन रहा था मेरे प्यारो। VVI सुपरस्टार बड़ा ही मजेदार है। पहले ए के बारे में आइए। हम इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा पूरा लेके चलते हैं। कह रहा है मेरे प्यारों 1/3 5 दिन में, तो हम पूरा एक काम लेके चलेंगे। तो कोई 1/3 काम 5 दिन में, तो पूरा एक काम कई दिन में करेगा? 5 या 15 दिन में। पूरा एक काम कई दिन में करेगा? 15 दिन में। आ जाइए बी। कहता है बी उसी काम का 3/5 भाग 6 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 6 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 6 दिन में। तो पूरा एक काम 6×5 30/3 10 दिन में, 6×5 30/3 10 दिन में। तो समय, समय हो गया, समय को उल्टा क्या हो जाएगा? क्षमता। 10 इधर आ जाएगा, 15 इधर, 5 दूनी 10, 5। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी मेरे शेर बहादुर को दिक्कत हुआ होगा, किसी को नहीं। फिर से आइए मेरे प्यारो, एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, पूरा 15 दिन में, 3/5 भाग 6 दिन में, 6×5 30/3 10 दिन में। ठीक है, वे एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेले 8 दिनों में पूरा करता है। अभी बीच में सी टपक गया, तो सी को पता नहीं है कि कितना क्षमता है। हम सी का क्षमता x मान लेंगे, क्योंकि इसको निकालना जरूरी है। किसी एक को लेकर चलेंगे, काम 30 है, लेकिन बोल रहा है दोनों मिलकर, यही ना बोल रहा है। कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर, वे मतलब कौन? ए और बी। वे एक साथ मिलकर मतलब ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी 2 और 3 5 के क्षमता से 4 दिन तक करते हैं, 5 के क्षमता से 4 दिन तक करते हैं। इसके बाद बाकी काम को, शेष काम को सी अकेले, तो सी का क्षमता x है, 8 दिन में करते हैं। तो यहां से पहले सी का क्षमता निकल जाएगा। फिर से आइए मेरे प्यारों, यहाँ पे देखिए 20 इधर आके घट जाएगा, चूंकि 5 का 20, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 20। उसके बाद हम लोग काटते हैं बेरहमी से, 4 दूनी 8, 4×5 20, x बराबर 5/2, x बराबर 5/2, x बराबर 5/2, यानी सी का क्षमता हो गया 5/2, यानी 2.5 हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब सी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में? सी अकेले उसी काम का, तो सी अकेले उसी काम का पूरा काम कितना है? पूरा काम 30 है। देखिए सी अकेले 30 का 3/4 भाग करना है सी अकेले। तो सी का क्षमता कितना है? 5/2। कई दिन में करेगा? डी दिन में। चलिए काटिए मेरे प्यारों, बेरहमी से काटिए। 5 से काटेंगे 5 छक 30, 2 से 2 नीचे, 2 दूनी 4, और 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9, डी बराबर 9 दिन। कितना मजेदार है। मेनली रूप से सी का यहाँ क्षमता निकालना था, सी का क्षमता निकालना था। सी का क्षमता 5/2 आया। अब पूरा काम 30 है, 30 का 3/4 काम सी 5/2 के क्षमता से कई दिन में। क्लियर है? बढ़िया है, बड़े चले। कुमार रविकांत, बहुत सारा रिकॉर्ड वीडियो नहीं डाला हुआ है, प्लीज डाल दीजिए। मतलब हम नहीं समझ रहे हैं कि तुम बोल क्या रहा है। कौन वाला रिकॉर्ड वीडियो नहीं डाला हुआ है भाई? सर मेरे पर भी ध्यान दीजिए। बिक्कू कुमार, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र, प्रैक्टिस सॉल्यूशन पीडीएफ से करें या कॉपी में उतार के करें? सॉल्यूशन पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए ना महाराज, अपने से बनाइए सेट। आज जहां पे अटकते हैं वहां पे सॉल्यूशन पीडीएफ देख लीजिए, कितना उतारते रहिएगा कॉपी। यहां पे आप सीखिए, उसके बाद उसी सेट को दोबारा खुद से बनाइए। तो यहां पे मेरे प्यारों हम सभी का कितना हो गया? 18 दिन। सी अकेले उसी काम का 3/4 भाग। अठारह दिन का आ रहा है। सी का क्षमता 5/2 ये ना है, कहीं कुछ और तो नहीं आया? क्या बोल रहा है? पहले तो बोल रहा है एक साथ 4 दिनों तक किए, एक साथ मतलब 2 और 3 के क्षमता से 5 का 20। उसके बाद कहता है सी शेष काम को 8 दिन में किया।
तो टोटल काम 30 है। ओहो, यहीं पर तो गलती कर दिए ना, बस सब गुड़ गोबर हो गया। तुम लोग का कमेंट पढ़े के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो जाता है। कमेंटे ऑफ कर देंगे। सही कमेंट तो कोई करता नहीं, अधिकतर सब बकवास कमेंट करता है खाली, बिना फालतू में। 5 हो गए, 20 इधर आके घटे तो 10 बराबर 8x। तो x बराबर 10/8 होगा। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 5/4 होगा। यहीं पे हम लोग गलती की, यानी C का जो क्षमता है मेरे प्यारों, वो कितना हो जाएगा, 5/4। बस यही निकालना था मेन, C का क्षमता। अब किसी एक को लेके चलेंगे, पूरा काम 30 है तो C अकेले पूछ रहा है 5/4। 3/4 काम कितना के क्षमता से, 5/4 के क्षमता से कई दिन में करेगा, D दिन में, यही ना पूछ रहा है, D दिन में करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 6 30, 6 3 18, D बराबर 18 दिन। यानी C अकेले जो है 3/4 काम 18 दिन में लपेट देगा। कितने दिनों में लपेट देगा मेरे प्यारों, 18 दिन में लपेट देगा। चलिए बढ़ते हैं। बढ़े आगे। निक्कू कुमार, जो क्लास छूट जाता है वो रिकॉर्डेड वहीं पर न है जी। अब आपके घर आके बताएं, आपके फोल्डर में ही रिकॉर्डेड सेव रहता है। बिहार के एक्का को बच्चा को तो पढ़ावे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ बतावे में दिमाग खराब हो जाता है। आधा बच्चा क्लास के पास पहुंचा हुआ रहता है, खाली उस पर क्लिक करके क्लास देखना, उसमें पता नहीं चलता है। चलो आ जाओ मेरे प्यारों। 12 संख्याओं का औसत 55 है। इन 12 संख्याओं में प्रारंभिक 4 का औसत 48, अंतिम 9 होना चाहिए। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, विकाल नहीं निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यह बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, समझिए। आज का क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, VVI है, सुपरस्टार भी है मेरे प्यारों, थोड़ा समय देना पड़ेगा। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 55 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है मेरे बहादुरों, 55 है। इन 12 में से प्रारंभिक 4 का औसत 48 है, ओवरलैप हो रहा है, और अंतिम 9। तो बोले सर 12 को है, यहाँ 4 और 9 13 हो गया। अंतिम 9 का संख्याओं का औसत जो है 57 है। तो एगो चौथी संख्या जो हुआ है, चौथी संख्या एगो ओवरलैप हुआ है, चौथी संख्या ओवरलैप हुआ है। तो पहले चौथी संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद उसको निकाल के औसत। तो चौथी संख्या निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका तो है मेरे प्यारों कि आप 55 लेके चलिए, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है तो इसको माइनस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में स्पेशल टाइप पढ़ा है ओवरलैपिंग। यदि आपको मौका मिले तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ओवरलैपिंग वाला टाइप भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, और नहीं तो फाउंडेशन में भी आप पढ़े होंगे। दूसरा तरीका 48 गुने 4 57 गुना 9 में 12 गुने 55 घटा दीजिए तो चौथी संख्या निकल जाएगा। तीसरा तरीका ये, पहला तरीका ये भी है कि 55 लेके चलिए, मानिए कि जा रहा है, कम लेके जाएगा प्लस, अधिक लेके जाएगा माइनस। आप 55 बोले 48 तो 7 कम लेके जा रहा है, 7 चौका 28 प्लस हो जाएगा। कम लेके जाएगा मतलब आपका हिस्सा में बढ़ेगा। आप 55 बोले 57, 2 अधिक लेके जा रहा है, 9 दूनी 18 माइनस 18। अब बटा में -1 होगा, ओवरलैप हो रहा है तो -1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 55 हो गया, 18 में से 28 में से 18 चल गया तो अंतर 10 हो गया, तो 10 है बटा में -1 तो -10 हो गया, तो 45 हो गया, यानी चौथी संख्या 45 हो गया। तो अब बोल रहा है 12 संख्या में चौथी संख्या घटा देंगे तो शेष का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, शेष का औसत बड़ा ही मजेदार है। 12 का औसत 55 है, तो 12 गुने 55 में एक संख्या 45 घटाइए और 11 से भाग दीजिए। 12 पचे 60 के 0, 12 पचे 60 अच्छे 66 -45 बटा 11। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 660 में 45 घटा के 11 से भाग दे सकते हैं। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो दिन भर कैलकुलेशन ही करता हूं मेरे प्यारों। तो मेरा स्पीड बढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, आपका स्पीड बढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप कर लीजिएगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 6। करा एक तार वृत्ताकार रूप से मोड़े जाने पर इतना क्षेत्रफल घेरता है।
वृत्ताकार रूप से मोड़े जाने पर इतना क्षेत्रफल घूरता, अर्थात हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है यानी पाई आर स्क्वायर बराबर है 12,474। इससे त्रिज्या निकालिए और त्रिज्या से फिर परिधि निकालिए। परिधि क्यों निकालेंगे? क्योंकि उसी तार से, परिधि मतलब तार की लंबाई निकल जाएगा और उसी तार से एक आयत मोड़ा जाए, क्योंकि जो वृत्त का परिधि होगा वही आयत का परिधि, जिसका लंबाई चौड़ाई भुजाओं का अनुपात है 5:6 लंबाई चौड़ाई का। तो बोल रहा है आयत की बड़ी भुजा क्या है? तो बोलिए सर पहली बात तो एक बात जान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल है तो पहले हम लोग त्रिज्या निकाल के परिधि निकालेंगे। तो बोलिए सर 22/7 आर स्क्वायर बराबर 12,474। मजेदार क्वेश्चन है। 22 से हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। 22 पर 110 होता है, 124 में 110 खत्म, 14 बच गया, 14 पर 7 147, तो 22 के 132, 147 में 132 खत्म, 15 15 पर 22 7 154। तिरछा गुना होगा मेरे प्यारो आर स्क्वायर बराबर या तो आप 567 गुना 7 कर दीजिए, इसी को तोड़ दीजिए, इसको गुना करे के चक्कर में मत रहिए। देखिए 7 से इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 7 8 56 7 इकाई 7 गुना 7 तो एगो पहले से है ही, ये वाला तिरछा गुना होगा। अब आर बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 को 7 है तो 1 7 बन जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 बन जाएगा, तो 9 7 63। ऐसे गुना करके 63 का वर्गमूल निकालते तो वो और लंबा हो जाता। तो क्लियर है मेरे प्यारों, आर स्क्वायर बराबर आया 567 गुना 7। हम इसको 567 को 7 गुना 81 तोड़ दिए, एक और पहले 7 है, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल निकलेगा, तो 7 गुना 7 का वर्गमूल 7 और 81 का 9 9 63, ये त्रिज्या हुआ। देखिए कितना डबल काम इसमें किया है। वृत्त की परिधि, आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। देखिए आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। बोले क्यों सर, क्यों बराबर कर रहे हैं? क्योंकि जिस तार से घेर के वृत्त बनाया गया है उसी तार से आयत बनाया गया है। तो आयत का परिमाप होता है मेरे प्यारों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वृत्त की परिधि कितना होगा? 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 है, यहाँ त्रिज्या है 63। चलिए काटते हैं, 7 से 7 नमा 63 और 2 से 2 कट गया, तो यहां पर हम सभी का बच गया मेरे प्यारों L प्लस बी बराबर कितना बच गया? 22 नमा 198 होता है। अब चूंकि यहां पे देखिए L और B का रेशियो दिया हुआ है, L और B का रेशियो कितना दिया हुआ है? दोनों भुजाओं का, आयत के दोनों भुजाओं का रेशियो है 5:6। तो बोल रहा है इसलिए बड़ी भुजा। तो बोलिए सर अब रेशियो का इस्तेमाल करिए। देख रहे हैं रेशियो कहीं भी पीछा छोड़ने वाला नहीं, बड़ी भुजा निकालना है तो बाई रेशियो चल दीजिए। बोलिए कि सर दोनों भुजाओं का योग 198 आया है। अब आपके अनुसार 6 5 11 है, बड़ी भुजा निकालना है 6 से, छोटी भुजा निकालना रहता तो 5 से। काटिए मेरे प्यारों 11 से कई बार में, 11 कहें 11 11 88, 8 18 6 के 108। बड़ी भुजा की लंबाई 108 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा की लंबाई 108 सेंटीमीटर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया है, बड़े चलें। बड़ा मजेदार, कुछ नहीं किए हैं, क्षेत्रफल लेके चलें, त्रिज्या निकालें, त्रिज्या लेके परिधि, आयत का परिधि, आयत का परिमाप, वृत्त का परिधि सेम है, इससे L प्लस बी निकल गया, उसके बाद तुलना गुना कर दिए। आ जाइए, आज का सभी क्वेश्चन लाजवाब है। 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है, इन संख्याओं में आभास संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहले तो ये बोल रहा है 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है। 10 क्रमागत मतलब लगातार पूर्ण संख्याओं का योग जो है 1045 है। तो अब 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है मेरे प्यारों, तो इसमें आभास संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहले तो हमें 10 लेके चलना होगा, तभी ना फिर पता चलेगा कि आभास संख्या कौन कौन है। तो ये निकलेगा कैसे? ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। तो बोले सर इसका पहले औसत निकाल लीजिए, उसको बीच में रख दीजिए और फिर दोनों तरफ का संख्या निकाल लीजिए, या तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि x x+1 x+2 x+3 x+4 इस प्रकार से मानना पड़ेगा। तो जैसे आपको बुझाए, मान लिया जाए कि 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं क्रमागत लगातार है, तो औसत इतना बटा 10 यानी 104.5 औसत हो गया। हमें 10 को क्रमागत पूर्ण चाहिए, ये तो दशमलव में आ गया,
लेकिन हम सभी जानते हैं कि औसत बीच में होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या रहे, प्राकृत संख्या रहे, सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, औसत बीच में होगा। औसत बीच में 104.5 हो गया, लेकिन हमें पूर्ण चाहिए 10 हो, तो 5 को इधर वाला पूर्ण ले लीजिए और 5 को इधर वाला पूर्ण ले लीजिए। अब जरा देख लीजिए आप, 104.5 है तो इसके जस्ट बाद वाला पूर्ण संख्या 105 होगा, तो ये 106 होगा, तो ये 107 होगा, ये 108 होगा, ये 109 होगा। हो गया 5 उधर, 5 इधर, यहाँ पे 104 होगा, 103 होगा, 102 होगा, 101 होगा और 100 होगा। तो बोले सर ये तो 11 को हो गया। नहीं, अब इससे कोई मतलब थोड़ी नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। हम लोग एवरेज में क्या पढ़े थे कि क्रमागत पूर्ण संख्या हो, क्रमागत प्राकृत संख्या हो, क्रमागत सम या विषम हो, उसका औसत बीच वाला होता है। यहाँ योगफल दे ले 10 का, 10 से भाग दे दिए तो औसत आ गया, औसत को बीच में रखे। लेकिन ये दशमलव में हमें 10 चाहिए क्या, पूर्ण संख्या, तो 5 उधर वाला 5 इधर वाला। अब इसमें आभास संख्याएं कौन कौन है सोचिए। 100 तो आभास संख्या नहीं, 101 आभास संख्या है, 103 आभास संख्या है, 4 5 6 107 आभास संख्या, 109 आभास संख्या है। विषम की बात नहीं कर रहा हूं, यह अभाज्य है, सिर्फ विषम हम नहीं चुन रहे हैं, अभाज्य है, यह भी आपको चुनना है। अभाज्य है ना कि कोई से कटता है, स्वयं और एक के अलावा किसी और से ही सब नहीं कटता है। तो अभाज्य संख्याओं का योग, यहीं पे 115 रहता तो वो अभाज्य नहीं होता, क्योंकि वो 5 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे मेरे प्यारो 101 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 107 हो जाएगा और 109 हो जाएगा। अभी जोड़ना आपको है, अब इतना भी जोड़ने नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है फिर भाई। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, तूफानी अंदाज में बताइए। लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, इस सब सेट को एकदम रिपीट करते चलिएगा, मेरे सभी शेर बहादुर रिपीट करते चलिएगा, तब ज्यादा मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में 40% लड़के थे और शेष लड़कियां। फिर से, एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में 40% लड़के और शेष लड़कियां, तो हम लोग समझ सकते हैं 60% लड़कियां। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत है 53.1/3 था और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत x है। यदि विद्यार्थियों का समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत 56 है तो x का मान क्या है? तो बोलिए सर ये तो आप चाहेंगे तो एलिगेशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए बॉय है और गर्ल है, इसका रेशियो कितना है? तो बोल रहा है क्या 40% लड़के हैं और 60% लड़कियां, चूंकि शेष लड़कियां हैं तो ये काट के हो गया 2:3। लेकिन जब बाई एलिगेशन हम लोग करते हैं, बाई एलिगेशन, तब कितना कितना आ रहा है? या तो ऐसे इसको 40 और इसको 40 ही रहने दीजिए और इसको 60 ही रहने दीजिए, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है। एलिगेशन में कह रहा है कि लड़कियों का उत्तीर्ण, पहले लड़कों का देखते हैं, पहले लड़का लिखते हैं। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत x है, x%। लड़कियों का उत्तीर्ण परसेंट है मेरे प्यारो 53.1/3, 53.1/3। और कुल है मेरे प्यारों 56। कुल कितना है? 56। अब हमें सभी को पता है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, हम सभी को पता है कि यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। जब एलिगेशन लगाएंगे तो इधर कितना बचेगा पता है? 56 में से 53 गया 3, लेकिन 3 में से 1/3 आ जाएगा तो 2.2/3 बचेगा। आप घटा के देखिए, यहाँ पे बच जाएगा, चूंकि 56 में से 53 घटा है तो यहाँ पे बच जाएगा x - 56। और ये रेशियो किसके बराबर है? इसके बराबर है। किसके बराबर है? आप कह सकते हैं इसको काट दीजिए, काट ही दीजिए, 2/3 के बराबर है। ये रेशियो जो है 2/3, चूंकि यहाँ भी आप लड़का लड़की का ही रेशियो निकाले हैं 2:3, और यहाँ एलिगेशन लगाए हैं तो भी लड़का लड़की का ही रेशियो, क्योंकि लड़का का प्रतिशत, लड़की का प्रतिशत और पूरे का प्रतिशत। अभी दोनों को बराबर करेंगे, आराम से बन जाएगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 दूनी 6 दू 8/3, तो 8/3 और बरा 8/3, इधर अनुपात कितना होगा? अनुपात x - 56 बराबर 2:3। आप क्या करेंगे? इसको नजदीक का नजदीक से, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, तो इधर हो जाएगा मेरे प्यारों कितना? 2x - 56 दूनी कितना हो जाएगा? 112। अब बराबर, जब ये 3 से गुना होगा तो 3 3 कट जाएगा, 8 होगा।
तो यहाँ पे 2x बराबर 112 उधर जाके घटेगा तो 120 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। दैट मीन्स x बराबर कितना हो जाएगा 60%। देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम विद्यार्थी इसको छोड़ेंगे। देखिए बहुत ही आनंदित करने लायक क्वेश्चन है, आप समझिए पहले बढ़िया से। कह रहा है मेरे प्यारों कि बॉय है 40%, क्या बोल रहा है 40% लड़के हैं, तो कुल अपने आप में 100% होता है। एकदम ध्यान से दोबारा समझा रहा हूं, इसमें 40 लड़के 60 लड़कियां 2:3। लेकिन एलिगेशन के अनुसार लड़का का उत्तीर्ण प्रतिशत 1 है, लड़की का 53.1/3 है और पूरे का 56 है। जब एलिगेशन लगाए तो लड़का, एलिगेशन यही होता है तिरछा घटना, लड़का लड़की का अनुपात ये आया। अभी दोनों अनुपात लड़का लड़की का अनुपात यहाँ 2-3 बराबर करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, x का मान 60 आ गया। प्लीज रिपीट करिएगा इस सब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार। मजेदार है, देखिए आप समझने का प्रयास करिए एकदम पूरा गहराई से बगुला की तरह। आ जाइए मेरे प्यारों 9 नंबर क्वेश्चन। कहता अपूर्व ने 26 केजी सेब 340 में खरीदे, उसने उन्हें 6 केजी सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। प्रति केजी सेब का मूल्य क्या है? जब लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल विक्रय मूल्य, लाभ क्रय मूल्य के बराबर है तो कुल क्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल वस्तु जो 26 केजी था वो विक्रय मूल्य बन गया। लाभ कितना है मेरे प्यारों 6, जब विक्रय मूल्य 26 लाभ 6 तो अनपढ़ आदमी बता देगा क्रय मूल्य 20, क्रय मूल्य 20। अब यहाँ 2340 में खरीदा है तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। प्रति केजी विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 26 से, लेकिन प्रति केजी पूछ रहा है तो 26 से भाग भी देना पड़ेगा। यदि कुल विक्रय मूल्य पूछता तो सिर्फ 26 से गुना करते, लेकिन प्रति केजी विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 26 से भाग भी देंगे क्योंकि कुल मिला के 26 केजी है। तो यहाँ पे मेरे प्यारों ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी मिल चुका है। प्रति केजी विक्रय मूल्य, बस अब काट दीजिए, काटना छाटना तो आपके हाथ में। तो 26 ऐसे ही कट ही गया, बाकी 20 से भाग दे दीजिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़े आगे, चलिए तूफानी अंदाज में बढ़ते हैं, जहां पे इजी रहेगा आगे तेजी से बढ़ेंगे। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना। यदि शेषफल 56 है तो भाज्य क्या है? जनरली भाज्य वो संख्या होता है जिसमें आप भाग देते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए भाजक कितना है? भागफल का 32 गुना और शेषफल कितना है? शेषफल का 12 गुना है। शेषफल हम कितना ले आए हैं? 56। ठीक है, शेषफल। भाजक के बारे में दोनों बात बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना है। तो ये भाजक जो है शेषफल का 12 गुना है। कितना गुना है? 12 गुना, 12 गुना। तो शेषफल का 12 गुना तो 12×72 के 2, इसका 12 गुना करेंगे तो 12×72 के 2 बचा 7, 12×5 60 और 7 67, ये भाजक हो गया। लेकिन यही भाजक, ध्यान दीजिएगा, ये भाजक जो है मेरे प्यारों भागफल का तो 12 गुना है, शेषफल का 12 गुना है, लेकिन भागफल का ये 36 गुना है। भागफल का क्या गुना है? 36 गुना। तो सोचिए कि जब भागफल का ही 36 गुना है भाजक, तो भागफल इसका 1/36 होगा। 36 से भाग दे दीजिए इसमें तो ये आ जाएगा। जैसे हम आपसे 2 गुना है तो आप मेरे 1/2 होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारों 36 से भाग दीजिएगा, 36 गुना है कि 32 गुना है? 32 गुना है, सॉरी 32 गुना है। तो 32 से यहाँ भाग दे देंगे, 32 दूनी 64, 32 से कहें 32। देखिए शेषफल 56 का 12 गुना हो गया भाजक और भागफल 21 है, उसका 32 गुना करिए 672 आ गया। अब हम सभी जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इतना ज्यादा हम नहीं बताएंगे। 21 से गुना करना है 672 को और 56 जोड़ना है। क्या इतना सा कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता हूं? आप बताइएगा। दिक्कत परेशानी है तो बोलिएगा, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं मेरे बहादुरों आराम से। करा एक कक्षा में छात्रों का औसत 49 केजी है। कक्षा में 5 और छात्रों ने प्रवेश लिया, पहले से 49 है, 5 और नया छात्रों ने प्रवेश लिया जिनके भार क्रमशः 45 है, मतलब 5 का भार दिया हुआ है। अब कक्षा में सभी छात्रों का औसत 50 हो गया। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? वाह, पता ही नहीं चल रहा है कितना है छात्रों की संख्या। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि प्रारंभ में छात्रों की संख्या, प्रारंभ में मान लीजिए प्रारंभ में x छात्र थे या p छात्र थे, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है। प्रारंभ में p छात्र थे,
प्रारंभ में कितने छात्र थे मेरे प्यारों? तो प्रारंभ में पी छात्र थे। एक कक्षा में छात्रों का औसत भार, एक कक्षा में छात्रों का औसत भार कितना है? 49 kg है। तो सोचिए कि पी छात्र थे और इसका औसत भार 49 है, तो योगफल कितना होगा? पी छात्र है और इसका औसत भार 49 है, तो योगफल क्या होगा? योगफल हो जाएगा 49p। कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? योगफल हो गया 49p। अब बाई क्वेश्चन आ जाइए। बाई क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहे हैं, बाई क्वेश्चन। यहां पे देख लीजिए, आपने क्या किया, 49p है पहले से औसत। अब इसमें क्या किया कि 5 और छात्र को प्रवेश दे दिया। कौन कौन पांचों? तो 45 है, 46.8 है, 63.6 इतना है। तो पहले हम जोड़ेंगे 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20। इधर तो दशमलव के बाद कोई है नहीं, तो 20 के पांचों का योग, 5 का योग, पांचों जो नया है इसका योग निकाल रहा हूं। 20 के 0 बचा 2, दशमलव 1 अंक के बाद है, रहने दिए। 7 अब बकिया 2 9 है, 9 4 13 है, 13 13 3 16 है, 16 16 16 6 16 6 22 है, 22 22 और 5 27, 27 के 7 है, बचा 2। फिर 5 अब बकिया 2 7 7 7 4 11 11 11 11 11 और 6 17 17 17 4 21 21 और 4 25। तो यहां पे हम सभी का हो गया 257। कितना हो गया मेरे प्यारों? 257। अब क्या किए कि पहले से तो 49 भी योग है, क्योंकि पी छात्र है, उसका औसत कितना है मेरे प्यारों? उसका औसत है 49, तो योगफल 49 पे। इसमें 257 बढ़ गया, क्योंकि 5 छात्र आ गए, 257 बढ़ गया। तो अब जो नया औसत होगा वो 50 kg हो गया, लेकिन नया छात्रों की संख्या p + 5 हो गया है, इसका औसत 50 हो गया। तो योगफल गुना 50। फिर से आइए, पी छात्रों का औसत 49 है, तो 49 गुना पी, उसमें 257 बढ़ गया, 257 जोड़ दिए, छात्र भी 5 बढ़ गया, तो p + 5, अब औसत 50 है। बस लेफ्ट राइट करिए, आ जाएगा आंसर। या करना होगा, देखिए 49p + 257 बराबर 50p, और प्लस 50 बचे कितना होगा? 250। 49p उधर जाके घटेगा मेरे प्यारों, तो p बचेगा, और ये 250 257 में घटेगा तो 7 बचेगा। तो p का मान 7 कितना आसानी से आ गया, p का मान 7 कितना आसानी से आ गया। बढ़ते हैं, सुपर फास्ट चलेंगे, लेकिन जहां पे मजेदार क्वेश्चन है वहां पे समय तो देना पड़ेगा ना मेरे प्यारों। यहां पे देख लो, ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ मान रखना है। 3/4 गुना कॉट 30 कितना होता है? कॉट 30 का मान क्या होता है मेरे प्यारों? कॉट 30 का मान √3 होता है। कॉट 30 का मान क्या होता है? √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। कॉसेक 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 √3/2 होता है, तो 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर। tan 60 का मान क्या होता है? √3, इसका स्क्वायर। चलिए अब काटिए, 3/4 गुना 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3 गुना 4/3 प्लस 3। काटिए, अब जो कटता है 3 से 3 यहाँ पे तो कट रहा है, और कुछ काटने की संभावना है नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया, ये 3 तिया 9 बच गया, और 9 3 12, यहाँ पे हो गया माइनस 4 और प्लस 3। अब देखिए बढ़िया से, 4 तिया 12, तो फाइनली 3 - 4 प्लस 3, 3 3 6 हो गया, 6 में 4 घट गया, 2 हो गया। कुछ नहीं करना है, मान रखना है, कैलकुलेशन करना है। सारा खेल कैलकुलेशन का है, सारा खेल कैलकुलेशन का है मेरे प्यारों। बड़े चले तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या जो होता है वो 20% कम कर दी जाए, इसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दिया जाए, तो आयतन क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन हम सभी जानते हैं कि पाई क्या होता है? 1/3 पाई r²h, पाई r²h। तो यहां पे आप देख रहे हैं
कि त्रिज्या 20% कम हो रहा है तो 2 बार 20% कमेगा, क्योंकि त्रिज्या 2 बार आ रहा है आयतन में, और ऊंचाई 60% बढ़ रहा है तो एक ही बार 60% बढ़ेगा। तो अब परसेंटेज के नियम से किसी दो को लेके चलिए, 20% कमी 20% कमी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 करिए तो यहाँ 36% कमी आएगा, 36% माइनस आएगा। अभी दोनों लेके चलिए, 60 प्लस में है 36 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 60 गुना 36 बटा 100। चलिए काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 60 में 36 घट गया 24 माइनस 216 बटा 10 होगा 21.6। 24 में से 21.6 चला गया तो 3.4 सॉरी 2.4% वृद्धि। तो ये परसेंटेज में आप बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं, 2.4% वृद्धि, आयतन में 2.4% वृद्धि, प्लस में आ गया तो वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, सुपरफास्ट क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचता है। तो संख्या x के सभी, आप क्वेश्चन ही ऐसा है तो समय तो देना पड़ेगा आपको। पहले तो 16, 28, 40 और 48 का एलसीएम निकालिए। 16 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये 16 ही रहेगा। इसको तोड़ सकते हैं 7 चौके 28, इसको तोड़ सकते हैं 8 पंचे 40, इसको तोड़ सकते हैं 16 तिया 48। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मतलब बड़ा बड़ा फैक्टर गुना करेंगे। तो यहाँ पे 16 लिख दिए, 8 4 की जरूरत नहीं है, 7 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए, और कोई फैक्टर है भी नहीं। देखिए 16 7 112, 112 पचे 660, 560, 560 तिया 0, 6 तिया 18 के 8 बचा 1 5 तिया 15, 1680। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या में 1680 से भाग दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 होगा। इसमें पहले आप 1680 से भाग दीजिए, 1680 से भाग दीजिए, जो शेषफल है उसको घटाइए और 11 जोड़िए। ऑप्शन से भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि पूछता है अंकों का योग। तो यहां पे चलिए मेरे प्यारों, कम से कम कई बार लगेगा, 16 पचे 80, 5 बार तो लगेगा, 6 बार में 6 8 48 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार 0 0, 8 5 40 के 0 बचा 4, 16 पचे 80 और 4 84, 9 में 0 घट गया 9, 9 में 4 घट गया 5, 15 99। अब 15 99 शेष जो बचा इसको घटा देंगे, किसमें, इसमें। तो यहां पर x जो है, जो x निकालना है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जो शेषफल बच रहा है उसको घटाएंगे। 11 शेषफल बचना चाहिए तो 11 जोड़ेंगे। तो यहां पे घटाइए, यहां पर 9 में से 9 घट गया 0, 9 में से 9 घट गया 0, 9 में से 5 घट गया 4 और 9 में से 1 घट गया 8, यही 8400। अब प्लस इसमें 11 जोड़ेंगे तो 84, 11 हम सभी का वैसा संख्या होगा जिसमें सबसे भाग दिए शेषफल 11 बचेगा। पूछ रहा है इसके अंकों का योग। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारों, अंकों का योग। संख्या पूछता तो यही हो जाता, अंकों का योग पूछ रहा है। तो 8 4 12 1 13 1 14, तो यहां पर अंकों का योग हो गया 14। देख रहे हैं, भयानक भयानक क्वेश्चन, इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करिए। एलसीएम निकाले, भाग दिए, शेषफल को घटा दिए, तो ये जो 8400 आया वो कटने वाला आया, लेकिन शेषफल 11 भी तो बचेगा, तो शेषफल जोड़ेंगे, वो संख्या x निकला, उसके अंकों का योग। बढ़िया है मेरे प्यारों, चलिए रिपीट करके देखिएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि 3:5 हो जाए। मिला रहे हैं तांबा, सेम करेंगे जस्ता, इस ऊपर फास्ट चल सकते हैं आप। कहता जस्ता और तांबा का अनुपात बड़ा ही मजेदार है, कितना, 5:3, 5:3। अब हो गया 3:5। यहां पे कह रहा है कि कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए। मिला रहे हैं तांबा तो सेम करो जस्ता, 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 तो सेम करो जस्ता। ऊपर 3 से, नीचे 5 से। यहां 200 ग्राम शुरू मिश्र धातु थी, तो प्रारंभिक मिश्र धातु मतलब दोनों का मिक्सर 5 तिया 15, 3 तिया 9, 15 9 24।
15 9 24। कहता है कितना तांबा मिलाया जाए, तो तांबा 3 तिया 9 से 15 हो गया तो 6 मिलाएंगे, सॉरी 9 से 25 हो गया तो 16 मिला रहे तो 16 से गुना। चलिए अब काटते हैं मेरे बहादुर। यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, काटेंगे 200 सॉरी 400 बटा 3 हो जाएगा। 400 में 3 से भाग देंगे 133.1/3 हो जाएगा। तो कितना मिला रहे हैं 133.1/3। ऑप्शन नंबर ए। मजेदार मजेदार क्वेश्चन। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए मेरे बहादुरों। आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 16 करा ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 5:6, तो डी सी बी ए का अनुपात। बोले सर क्या दिक्कत है, एबीसीडी निकाल के उलट दीजिए। जैसे ए अनुपात बी है 1:2, बी अनुपात सी है 3:4 और सी अनुपात डी है 5:6। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने इस प्रकार का रेशियो में बताया था कि जब इस प्रकार के प्रश्न रहे तो पहले फर्स्ट निकाल लीजिए। फर्स्ट ज्ञात करना है, टोटल फर्स्ट को गुना 1 तिया 3 5 15। उसके बाद जितना आया है उसमें शुरू वाला से भाग देते जाइए और बाद वाला से गुना करते जाइए, सब बन जाएगा। तो पहले तो फर्स्ट निकालना है, टोटल फर्स्ट को गुना 5 तिया 15 1 15, 15 में 1 से भाग देंगे 15 दूनी 30, 30 में 3 से भाग देंगे 5 चौका 20, 20 में 5 से भाग देंगे 4 6 24। ये रेशियो आया। कुछ कटने लायक है तो काटिए, नहीं तो यही आंसर। लेकिन उल्टा यहां पूछ रहा डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। तो आप देखिए उलट के लिखने में भी तो इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा ना। जल्दी से लिखिए उलट के और देखिए क्या आंसर होगा। ओ 6 चौक 24 दुनिया 48 न हो गए यहाँ पे। उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिए हम लोग। चलिए यहाँ पे फिर से आइए। 15 तो ठीक है मेरे प्यारों, 15 15 में 1 से भाग 15 दूनी 30, 30 में 3 से भाग 10 चौके 40, 40 में 5 से भाग तो 8 6 48। ये हुआ। अब निकालना डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए, तो हो जाएगा 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15। मिलाइए ऑप्शन, मिलाइए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया है, बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 17। 3 कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई है। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3 2 1 हो तो उनकी चाल कम। बोलिए सर सिंपल सी बात है, दूरी का अनुपात है 1:2:3 और समय का अनुपात है मेरे प्यारों 3:2:1। चाल क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 1 बटा समय 3, दूरी 2 बटा 2। अब क्या करेंगे, हरो कैल्शियम से गुणा। तो 3 2 1 कैल्शियम 6, 6 से यहां गुना करेंगे 2, 6 से यहां गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा 6, 6 से यहां गुना करेंगे 2 बार में, 6 से यहां गुना करेंगे 6 तिया 18, काटेंगे 2 का 2 2 तिया 6 दूनमा 18। हम सभी का आंसर हो गया दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय की हरो कैल्शियम से गुणा किए 1 3 9 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्यारों। बड़े चलो तूफानी अंदाज में क्वेश्चन नंबर 18। मात्र 7 क्वेश्चन और है। करा ए तथा बी ने मिलकर व्यापार किया। ए ने 3600 रुपये 8 माह के लिए और बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए। बी को कुल लाभ का 15/31, तो बी ने कितना धन लगाया। वैसे पार्टनरशिप में मेनली रूप से हम लोग लाभ का रेशियो निकालते हैं, लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। लेकिन जब पूंजी या समय ज्ञात करना हो तो लाभ का रेशियो निकालने का कोई ना कोई रास्ता दिया हो रहता है और उलट के गुना करने पर ये आपस में बराबर होता है। स्पेशल टाइप बताए थे। ए है और बी है। ए ने लगाया मेरे प्यारों पूंजी 3600 कै माह के लिए, 8 माह के लिए। बी ने लगाया पूंजी पी रुपया कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, 6 माह के लिए। कहता है कि बी को कुल लाभ का 15/31, कुल लाभ का मतलब कुल लाभ 31, जिसमें बी को मिला 15, तो स्वाभाविक है ए को 16 मिलेगा। बी को 15 तो ए को 16।
कहता है बी को कुल लाभ का कुल लाभ 31 जिसमें बी को मिला 15 तो ए अपने आप 16। मैंने क्या बोला कि पूंजी या समय निकालना तो ये लाभ उलट के गुना हो जाएंगे, इधर 15 से और इधर 16 से। अब काटिए छाटिए और बताइए कि पी का मान क्या होगा। इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 19। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय का 1.1/4, इसको आप 5/4 लिख सकते हैं। कमला की आज आयु विवाह के समय का 5/4 है, मतलब विवाह के समय था 4, आज है 5, और आज अब विवाह के समय में 6 वर्ष का अंतर है, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ, यहां 1 का अंतर है। कमला की वर्तमान आयु निकालना है। कमला की वर्तमान आयु, कमला की वर्तमान आयु कितना होगा? कमला की वर्तमान आयु निकालना है 5 से, 6 × 30 हो गया। लेकिन पूछ रहा है उसके पुत्र की आयु विवाह 1/10 गुना है, कमला का 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र जो है कमला का 1/10, वहां कमला होना चाहिए, 1/10 है। तो यानी पुत्र वर्तमान में पूछता तो 3 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 8 वर्ष। पुत्र वर्तमान में पूछता तो 3 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 8 वर्ष। क्लियर है मेरे प्यारों को? दिक्कत परेशानी नहीं? आ जाइए 20। कह रहा है x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपाती x है। मध्यानुपाती हम जानते हैं ए बी होता है। ए की जगह x-2 है, बी की जगह x-3 है और बराबर x है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, हमें x का मान चाहिए, तो ये बच जाएगा x-2 इंटू x-3 बराबर उधर x²। इसको जब आप गुना करिए तो x² -3x -2x तो -5x और माइनस माइनस प्लस 6 बराबर x²। x² कट गया, 5x उधर जाएगा, 5x = 6, x बराबर हो जाएगा 6/5। x बराबर हो जाएगा 6/5, ऑप्शन नंबर सी। x बराबर हो जाएगा 6/5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है एक 60 मीटर होना चाहिए, डिग्री क्यों दिया है? 60 मीटर ऊंचे टावर की चोटी से एक इमारत की चोटी और तल के अवनमन कोण, मतलब समझिए क्या बोल रहा है। अवनमन कोण बन रहा है, मतलब ये जो 60 मीटर इमारत टावर है, 60 मीटर इसका ऊंचाई है टावर का, ये ऊंचा है। यहां से देखने पर एक छोटी सी इमारत, इसके शीर्ष और इसके तल का अवनमन कोण कितना कितना बन रहा है जो देखिए। तो यहां पे बनाना है तो ऐसे करिए, कितना कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है और ये 60 डिग्री। याद करिए मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही विशेष ढंग से बाई रेशियो बढ़िया से बताया। यहां पे देखिए मेरे प्यारों, ये है इस त्रिभुज में जैसे ही tan 30 लगाएंगे तो आएगा 1/√3, ठीक है, 1/√3। लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज में, ये जो मैं रेड से दे रहा हूं, इसमें tan 60 लगाइएगा तो √3/1, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3/1 होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये √3 ये 1 कैसे हो सकता है, दोनों सेम होगा। तो √3 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को √3 बना सकते हैं। तो इसके साथ ये रेशियो है, तो यहाँ √3 से गुना किया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी करना होगा, तो ये पूरा 3 हो गया। पूरा 3 जिसमें ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 है तो ये भी 2। अब आ जाइए बाई रेशियो। अब एक बार जरूर हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा मास्टर क्लास देखिए, 0 to हीरो फाउंडेशन एडवांस मैथ में भी मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। तो इस 60 ऊंचाई दिल है टावर का, यहाँ पूरा टावर की ऊंचाई 3 है। इमारत पूछ रहा है, इमारत, तो इमारत की ऊंचाई निकालना है 2 से। चलिए बताइए, 60/3 20, 20 दूनी 40, 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? देख रहे हैं, मजेदार और टाइम टेकन क्वेश्चन। चलिए सुपरफास्ट चलते हैं मेरे प्यारों, ये तो आपसे बन जाएगा। इसको क्या करिए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो ये रूट खत्म हो जाएगा 2/n। आई 64 को हम 2/6 ले सकते हैं, उस पर पावर आप स्क्वायर किए हैं, तो 2/n बराबर पावर पर पावर गुना होगा 2/12 हो जाएगा। आधार सेम तो पावर भी सेम, n बराबर 12। n बराबर 12, किसी को आपत्ति किसी को दिक्कत तो बताइए। आगे बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारों तूफानी अंदाज में।
23 में कहता है एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर यात्रा तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, 720 बटा 20 किए तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आया, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 18 बटा 5 से गुना करिए और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में क्वेश्चन नंबर 24 करा 50,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 2 वर्षों में इतना हो जाएगी। बोलिए कि सर कभी भी दर या समय पूछे सीआई में तो मूलधन और मिसधन का रेशियो निकाल दीजिए। मूलधन है मेरे प्यारों 50,000, मिसधन है 73,205, 5 से काटेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 14 पचे 70, 14 पचे 70 बच गया, 3 पर 2 32 तो 5 6 के 30, 5 चौके 20, 5 इकाई 5। इसको आप गौर से देखिए तो इस 100 का स्क्वायर है, इसको आप गौर से देखिएगा तो ये 121 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर के रूप में बैठना जरूरी था। 1 वर्ष का निकालिए तो स्क्वायर खत्म, 100 हो गया 121। अब यहाँ सीधे दर बराबर 21% हो गया क्योंकि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, प्रतिशत की गणना 100 पर ही होता है इसलिए यहाँ पर दर हो गया 21%। चलिए रौंदते चलिए मेरे प्यारों क्वेश्चन नंबर 25 अंत भला तो सब भला। कह क्या रहा है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक दुकानदार ने 6 लगातार वर्षों के लाभ को दर्शाया है। जैसे Y1 वर्ष में 20% लाभ हो रहा है, Y2 में देखिए लाभ प्रतिशत के रूप में दिया हो 25%, Y3 में 10%, Y4 में, इस प्रकार से अलग अलग वर्ष का नाम है। लाभ प्रतिशत बराबर फलना डिम का जो फॉर्मूला दे उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यदि वर्ष Y2 का व्यय, व्यय मतलब खर्च कितना है 40,000 है तो उस वर्ष का राजस्व क्या होगा। अब खर्च क्या होता है, खर्च मतलब लागत, खर्च मतलब लागत, अब राजस्व मतलब कुल राशि, कुल राशि मतलब लागत प्लस लाभ, लागत प्लस लाभ, लागत प्लस लाभ। ठीक है, तो यहां पे देखिए Y2 में कुल राजस्व पूछ रहा है तो Y2 में खर्च किया था वो 40,000, खर्च अपने आप में 100% होगा। अब कुल जो राजस्व होगा, Y2 में लाभ कितना हो रहा है 25%, तो कुल राजस्व निकालना है तो 125 से काटिए मेरे प्यारों, 2 शून्य से 2 शून्य, 125 चौके 500 यानी 50,000 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुल खर्च अपने आप में 100% और उसमें 25% लाभ जोड़ दीजिए तो 125 कुल राजस्व हो गया। तो कुल राजस्व हो गया हम सभी का 50,000, कुल राजस्व हम सभी का हो गया 50,000, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया होगा, वैसे 6-10 तक लाइव आ ही जाते हैं, कभी कभार लेट होता है। तो 21वां एपिसोड कल हम लोग रीजनिंग का देखते हैं, सेट 25 तक डाल दिए हैं और सभी का रिकॉर्डेड वीडियो सेव होते जाता है। तो हम लोग जल्द से जल्द तेजी से तेजी हम लोग 50 एपिसोड तक पहुंचेंगे लगातार, और इसी को 2 बार 3 बार रिपीट करिए, निश्चित है आपसे मैथ रीजनिंग नहीं छूटेगा। और दुनिया भर का चैप्टर वाइज भी मैं करवा चुका हूं, तो सभी भाई बहन को बताएं हमारे एप्लीकेशन से जुड़ पाएं और एक छोटा मोटा अमाउंट पे लगातार धुआंधार प्रैक्टिस कर पाएं। फौलाद प्रैक्टिस वैसे SSC GD के लिए चल रहा है, 0 to हीरो फाउंडेशन मैथ रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी चल रहा है। आप अपने भाई बहन को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।